Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to our fourth video in O Levels Commerce 7100 completed in a month series. बीच में थोड़ा सा हमारे पास गैप आ गया था और उसकी वजह भी यही थी कि आई हैड सर्जरी आई सर्जरी थी ग्लासेस को रिमूव करने के लिए, तो उसकी वजह से आई हैड टू टेक ऑफ अबाउट अ वीक। उसमें फिर आपका सारी रेस्ट भी आ जाता, सारी मेडिकेशन एंड सो ऑन। सो वी आर बैक हियर। जो साथ साथ स्टडी कर रहे थे, वेल माय अपॉलजीज फॉर दिस सडन इनकन्वीनियंस। अब हम फिर से उसको रिज्यूम करते हैं एंड वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसको जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं उसको हम इतना जल्दी कंप्लीट करें। तो आज के दिन हमारा जो टॉपिक है वो है यूनिट 4, और यूनिट 4 के अंदर बेसिकली हमने कवर करना है एवरीथिंग वी नीड टू नो अबाउट होलसेलर्स। होलसेलर्स क्या होते हैं, कहाँ से आते हैं, करते क्या हैं, ये हमें लाइक अमूमी तौर पे ये हमें पता होता है क्योंकि हम बचपन से ये चीज़ देखते आ रहे हैं। तो आप बेशक इस्लामाबाद में हो, आप पिंडी में हो, आप कराची में हो, आप हैदराबाद में हो, जहाँ भी हैं, पूरे पाकिस्तान में वी कैन फाइंड होलसेलर्स। गाँव में भी होते हैं, बड़े शहरों में भी होते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन देयर वैरायटी कि वो कितनी चीज़ें वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उनकी लोकेशन जो होती है वो उसको इफेक्ट करती है। एनीवेज, तो होलसेलर्स करते क्या है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उनसे एक बल्क क्वांटिटी की चीज़ें लेकर आगे जाके देते हैं कंज्यूमर्स की तरफ। अब कंज्यूमर्स में आपके पास दो तरह के आ जाते हैं कंज्यूमर्स। एक होते हैं इंडिविजुअल घराने, हाउस होल्ड्स, राइट। तो कोई जो उनके बड़ा होता है हाउस होल्ड का, वो आके वहाँ से अपने घराने के महीने की चीज़ें ले लेते हैं, हफ्ते की, या जो भी आप लोगों का पैटर्न हो। और दूसरी तरह के जो कंज्यूमर्स होते हैं वो होते हैं शॉपकीपर्स। तो उनकी अपनी सेपरेट शॉप्स होती हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती है उनकी, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम उर्दू में, खोखा भी होता है पर खोखा बहुत छोटा हो जाता है। इसका एक और भी नेम होता है, मुझे उसका याद नहीं आ रहा। तो यू कैन से अ ग्रोसरी स्टोर, या यू कैन से स्ट्रीट शॉप्स, जैसे आप कुछ भी कह सकते हैं। तो वो लोग होलसेलर से आके चीज़ें लेते हैं, तो होलसेलर जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं चीज़ें, या फिर वो उनसे आके खुद ले जाते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें सारी सारी काम करती हैं। ठीक है, तो इसमें लेट्स स्टार्ट। हमारे पास तो सबसे पहले जो आपने चीज़ याद रखनी है वो है चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वो आपकी बहुत काम आएगी आपको इस सारे कॉमर्स के सब्जेक्ट के अंदर। और अगर आपने नहीं पढ़ी हुई तो आप वीडियो, जो हमारी फर्स्ट वीडियो है, जो या फर्स्ट है, या फिर जो हमारी सेकंड वीडियो, उसको भी जाकर आप देखें, वहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है। वहाँ से फर्स्ट वीडियो के अंदर किया है हमने इसको। तो जो चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर होता ही है कि यू हैव अ मैन्युफैक्चर, और ये वाला मैन्युफैक्चर जो है ये बेसिकली आपके कंज्यूमर्स को जाके चीज़ें बेचता है। और अब मसला ये आता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसका काम है प्रोड्यूस करना। तो जस्ट इमेजिन कि सैमसंग वाले अपने फ़ोन हर घर जा जाके जिसको भी चाहिए उसको जा जाके दे रहे हैं। उनके एक बाइक आ रहा है, उसके ऊपर लिखा हुआ है सैमसंग डिलीवरी, सैमसंग फास्ट डिलीवरी, और वो आके बाइक पे आपको आके दे रहे चीज़ें। तो उससे दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू फोकस ऑन द प्राइमरी स्टफ, जो कि है प्रोड्यूस करना, जो कि है मैन्युफैक्चर करना। तो उन्होंने वहाँ पे अपनी कॉस्ट को ख़त्म करना है, बजाय इसके कि वो अपनी कॉस्ट को और जनरलाइज करें और उसको क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइज करें। सॉरी, माय अपॉलॉजीज। अच्छा जी, तो दूसरा इसमें मसला ये आता है कि उनकी इमेज ख़राब होती है, क्योंकि अब आप खुद सोचें कि एक लग्जरी ब्रांड है, फॉर लाइक लेट्स से एप्पल। ठीक है, इट्स नॉट लग्जरी ब्रांड बट इट्स अ ब्रांड। अब एप्पल अगर अपनी चीज़ आके हर घर को पहुंचाएगा तो इट हैज़ टू मेंटेन इट्स स्टेटस, इट हैज़ टू मेंटेन इट्स इमेज। वरना वो लोग देखेंगे यार ये बाइक में हमारा, लाइक हमें आईफोन देके जा रहे हैं, बेशक आप जितनी चीज़ की पैकेजिंग कर दें, तो एप्पल की ना फिर ना नाम के ऊपर दबा आ जाता है। तो इसलिए वो करते क्या है कि वो इस काम को दे देते हैं होलसेलर, या फिर डेफिनेटली एप्पल जो है वो तो होलसेलर के पास से जाएगा। इन दैट केस वो देते हैं फिर रिटेलर्स को। रिटेलर्स होलसेलर से अगली चीज़ होती है। तो जो होलसेलर ना वो इस चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बिल्कुल बीच में आते हैं, कि आपके रॉ चीज़ जो है वो कंज्यूमर तक कंज्यूम होने के लिए बिल्कुल एक वैल्यू के साथ ऐड होके कंप्लीट प्रोडक्ट बन के कंज्यूमर के पास चली जाए। उस चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बिल्कुल बीच में हमारे पास आते हैं होलसेलर्स। तो ये मैन्युफैक्चरर को क्या उनको क्या फ़ायदा होता है मैन्युफैक्चरर्स को? पहला तो उनको ये फ़ायदा होता है कि ये लोग मैन्युफैक्चरर से बल्क बाइंग करते हैं। तो बल्क बाइंग करने से ये होता है कि इनकी सेल्स ज़्यादा होती हैं, राइट? बजाय इसके कि ये घर घर जाके लोगों को दे, उसके लिए फिर वो मार्केटिंग करें एंड सो ऑन। तो वो सारा काम होलसेलर कर लेता है और उनके लिए आसान हो जाता है। दूसरा इनका फ़ायदा ये होता है, या वैसे होलसेलर मार्केटिंग करता तो नहीं है, होलसेलर सिर्फ चीज़ों को स्टॉक करते हैं। दूसरा ये है कि उनकी मार्केट रीच बढ़ जाती है, क्योंकि होलसेलर के पास सिर्फ जो आम कंज्यूमर्स है वो नहीं आ रहे, बल्कि रिटेलर्स भी आ रहे हैं। सो जो रिटेलर्स होते हैं दे आर समवेयर हियर। सो वी हैव रिटेलर्स यहाँ पे जो है।
राइट। तो उनके पास रिटेलर्स भी आ रहे हैं और उनके पास कंज्यूमर्स भी आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। तो जिसकी वजह से इनकी जो मार्केट रीच है, जो ब्रांड्स हो गए, मैन्युफैक्चरर्स हो गए, उनकी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू अगर वो खुद जाके लोगों के पास जा के उसको बेचें। ठीक है। तीसरा ये होता है कि जो उनकी स्टोरेज है ना, अपना मैन्युफैक्चरर्स की, वो उनकी बच जाती है, क्योंकि इन्होंने स्टोर करने होते हैं अपने रॉ मटेरियल, इन्होंने स्टोर करने होते हैं अपनी स्पेयर पार्ट्स, इन्होंने स्टोर करने होते हैं अपना अपनी इन्वेंट्री में जो भी इनके पास है। तो अगर ये अपनी प्रोडक्ट्स को भी स्टोर करना शुरू कर दें तो उनके लिए नुकसान होता है, क्योंकि डेफिनेटली इन्वेंट्री टेक स्पेस एंड स्पेस कॉस्ट मनी। ठीक है। तो इन्होंने अपने कॉस्ट को नीचे करने होते हैं, अपनी प्रॉफिट्स को इन्होंने बढ़ाना होता है। तो वो हमेशा अपनी इन्वेंट्री को, या तो अब वो उसको बहुत लिमिटेड रखते हैं, या बस जो उनके पास इन्वेंट्री है उससे वो एक्सीड करते हैं, उसको वो अपग्रेड नहीं करते ताकि अपनी उनकी कॉस्ट नीचे रहे। तो होलसेलर क्या काम करता है कि वो अपने पास अपने स्पेस के ऊपर उनकी सारी सारी स्टोरेज रखता है, तो उनसे बाय कर लेते हैं और बाय करके अपनी स्पेस में उनकी बल्क क्वांटिटी के जो भी उनके पास चीज़ें वो सारी सारी वहाँ पे स्टोर कर देते हैं, तो उनकी स्टोरेज हो जाती है। सिंपल एज दैट। और उनकी चीज़ें भी उनकी बिक रही हैं विदाउट स्टोरिंग। तो मैन्युफैक्चरर को ये तीन फायदे होते हैं बड़े। और कंज्यूमर्स को होलसेलर्स के क्या फायदे होते हैं? पहला इसका फायदा ये होता है कि कंज्यूमर्स को मिलती है वैरायटी। अगर होलसेलर जो है वो सिर्फ एक चीज बेचे, सो देन इट्स नॉट अ होलसेलर, इट्स मे बी अ रिटेलर, मे बी एन ब्रांड आउटलेट, समथिंग लाइक दिस। होलसेलर के पास जाए तो वहां से, लाइक वहां पे आपको आटे से लेकर ब्रांडेड परफ्यूम्स तक आपको मल्टीपल क्वांटिटी में आपको मिल जाएगी, मल्टीपल वैरायटी के अंदर आपको मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें फिर एक होलसेलर के पास ही होती हैं, उसके पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। और वैरायटी के साथ साथ उसके पास नॉलेज भी होती है कि भी अभी कौन सी वैरायटी ज़्यादा अच्छी चल रही है, किस में क्या खामी है, किस में क्या अच्छाई है, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से ही तो वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। वो डायरेक्टली वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही डील कर रहे होते हैं, तो उनके पास अच्छी अच्छी खासी नॉलेज होती है। ब्रांड नॉलेज कह लें, प्रोडक्ट नॉलेज कह लें, सर्विस नॉलेज कह लें, जो भी आप उसको कहना चाहते हैं। सर्विस तो खैर होलसेलर नहीं देते, वो सिर्फ प्रोडक्ट्स के ही केस में होता है। दूसरा, कंज्यूमर्स को फायदा ये होता है कि वो स्मॉल क्वांटिटीज में भी उनसे ले सकते हैं, सो इट्स नॉट मस्ट कि वो उनसे ही बल्क क्वांटिटीज में ही लें। तो अगर आपने 6 अंडे लेने तो आप 6 अंडे भी ले सकते हैं, अगर आपने 2 अंडे लेने तो आप 2 अंडे भी जाके ले सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम यू विल सी समवन राइट बिसाइड यू इन द सेम शॉप, मे बी बाइंग 12 to 13 crates of eggs for his own shop. तो दिस कैन हैपन। तीसरा इसका फायदा ये होता है कि क्विक सप्लाई होती है। होलसेलर का पूरा बिजनेस ही चलता है इसके ऊपर है कि उसके पास एक वैरायटी ऑफ चीजें अवेलेबल हो। राइट। तो अगर उसके पास वो चीज़ें खत्म हो जाए तो उसकी वजह से ये होगा कि उसका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो वो हमेशा इस चीज़ को अपने ध्यान से इसको रखते हैं अपने पास कि उनके पास सप्लाई कॉन्स्टेंट होती है, तो पीछे से प्रोड्यूसर की तरफ से उसके पास सप्लाई कॉन्स्टेंट होती है। अगर किसी कोई चीज़ वहाँ पे नहीं मिल रही होलसेलर के पास, तो उसका मतलब ये होता है कि पीछे से मार्केट में आना बंद हो गई है। तो इसलिए कंज्यूमर्स को, बजाय इसके कि कंज्यूमर्स पूरी की पूरी मार्केट में जाके घूमे, वो सिर्फ यहाँ पे देखते हैं ठीक है यहाँ पे नहीं तो उसका मतलब कहीं और नहीं होगी, अगर होगी तो वो पुराना स्टॉक पड़ा होगा। तो ये उनके कुछ फायदे होते हैं कंज्यूमर्स को। ठीक हो गया। इसमें अब हमने एक और चीज देखनी है, हमारे पास ना कुछ 4 तरह के वेज होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के। वेज का मतलब क्या हुआ? एक जिससे भी आपको यहाँ पे जो ब्लू लाइन के अंदर नजर आ रहा है, ये वाला चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये होती है हमारे पास डायरेक्ट वे। डायरेक्ट वे का मतलब ये हुआ कि आपने जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसने डायरेक्टली सोल्ड किया अपनी चीज को कंज्यूमर के पास, डायरेक्टली उसने। ठीक है। दूसरा हमारे पास तरीका होता है, इसको बोल के मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। सो ये हमारे पास डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है इनडायरेक्ट, वो फिर ये वाला है कि आपने होलसेलर को दिया, होलसेलर ने आगे रिटेलर को दिया, रिटेलर ने आगे कंज्यूमर्स को दिया। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। तो इस तरह से होता है सप्लाई मार्केट। अच्छा जी, तो ये हो गया हमारे पास इनडायरेक्ट। सो दिस वन इज और इनडायरेक्ट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा हमारे पास तरीका होता है सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। उसमें ऐसा होता है कि आपके पास ना कुछ यहाँ पे स्पेसिफिक होलसेलर्स तो नहीं होते, यहाँ पे आपको कुछ ना स्पेसिफिक रिटेलर्स होते हैं, कुछ चंद स्पेसिफिक रिटेलर्स होते हैं, और मैन्युफैक्चरर सिर्फ उन्हीं को ही चीज़ें बेचते हैं और वो फिर आगे जाके कंज्यूमर्स को बेचते हैं। तो ये हम यूज़ करते हैं लग्जरी आइटम्स के अंदर। जैसे कि आपकी कोई बहुत ही कोई महंगी गाड़ी है, तो अब हर अपना हर जो शोरूम है वो उसको बेच नहीं सकता।
इट हैज़ टू हैव स्पेसिफिक आप कह लें कि ब्रांड आउटरीच कह लें, परमिशन कह लें, कुछ टाइम स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं, फिर जाके वो उन हाई एंड लग्जरी चीज़ों को जाके बेच सकते हैं। तो वो कुछ स्पेसिफिक रिटेलर्स होते हैं, सिर्फ वही उन चीज़ों को बेच सकते हैं, आगे कोई और उनको इस तरह से बेच नहीं सकता, अपना परमिशन नहीं होती ना, ठीक है। देन वी हैव एन इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमारी, जो कि इसको मैं लिख देता हूँ। तो ये थी हमारे पास सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। देन वी हैव द लास्ट वन, वो थी हमारे पास इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। वो थोड़ी सी इससे डिफरेंट होती है इंसानों से। वो होती है कि मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सेल करते हैं कंज्यूमर्स को, मगर वो एक तरीके से सेल नहीं करते, क्योंकि वो एक ही वे से सेल नहीं करता, वो बम्बार्ड करते हैं उनको। तो मल्टीपल वेज अख्तियार करते हैं वो लोग जस्ट टू सेल दिस स्टफ टू कंज्यूमर्स। तो एक तरह से उनको ना बम्बार्ड कर रहा होता है। इसको हम कहते हैं आपके पास इंटेंसिव, बहुत इंटेंस किस्म की होती है। सो ये आर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी एग्जांपल क्या है? सॉफ्ट ड्रिंक, स्नैक्स, अपना पेप्सी की मिसाल ले लें। पेप्सी जो है आपको मेडिकल स्टोर से लेके हॉस्पिटल तक, जहाँ पे उनके क्या कहते हैं उसको, सॉफ्ट सर्व जो क्या मशीन होती है, मुझे याद नहीं आ उसका नाम, वहाँ पे आपको आराम से अपना हर जगह मिल जाएंगे, फार्मेसीज से लेकर रेस्टोरेंट तक, अम्यूजमेंट पार्क से लेकर थिएटर्स एंड मॉल्स तक, हर जगह पेप्सी आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगी, उनके फ्रिजेस के अंदर, उनकी सॉफ्ट सर्व जो मशीन है उनके अंदर, हर जगह आपको आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर जगह डिस्ट्रीब्यूट की होती है, उन्होंने हर जगह सप्लाई की होती है, रिटेलर्स के पास, होलसेलर्स के पास, मॉल्स में, गाँव हो वहाँ कोई छोटी दुकान हो, कोई खोखा हो, हर जगह आपको मिलेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत इंटेंसिव उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। तो ये होती है हमारे पास चार तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल कर लेते हैं। सो वी हैव द फर्स्ट सिनेरियो हियर। आप लोग वीडियो पॉज करें, सोचें कि फर्स्ट सिनेरियो में कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन आएगी, इंटेंसिव, सिलेक्टिव, या फिर डायरेक्ट, या फिर इनडायरेक्ट। सो पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट द आंसर। इसका जो होगी वो है सेलिंग अ न्यू स्मार्टफोन की। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास दो आ जाती हैं। पहली होगी इसमें डायरेक्ट, डायरेक्ट भी हो सकता है, और दूसरा इसमें हो सकता है इनडायरेक्ट। क्यों? डायरेक्ट इस तरह से होता है कि आपको जो न्यू स्मार्टफोन होता है वो एक ब्रांड ही तो बेचता है ना। आईफोन बिका तो वो जहाँ जहाँ पे उसका आउटलेट है, दुबई हो गया, और जो जो दुबई का मॉल था वहाँ पे, और जो और डिफरेंट मॉल थे वहाँ पे हो जाएगा। और इनडायरेक्ट इस तरह से होगा कि लोगों ने वहाँ से आके वहाँ पे जाके ले लिया, और फिर अपने अपने कंट्रीज, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान में आके उन्होंने उसको आगे जाके अपने अपने शॉप में के थ्रू बेच दिया। तो ये हो गया, इनडायरेक्ट भी हो गया, फिर डायरेक्ट भी हो गया। चलिए सेकंड एग्जांपल को बताते हैं, हाई एंड लग्जरी वॉच ब्रांड्स। सो पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट द आंसर। इसका होगा आपके पास, यू विल हैव सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। उसकी वजह यही है कि जो हाई एंड लग्जरी वॉच है वो अब हर बंदा नहीं बेच सकता। अभी भी दुनिया में ऐसी कुछ ब्रांड्स मौजूद हैं, वहाँ से एक या दो हैं, जो कि इतनी एक्सपेंसिव वॉचेस बेचते हैं जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स की होती है। तो उनको बाय करने के लिए जिनके पास लोग आते हैं वो फिर बिलियनर्स होते हैं, और वो बिलियनर्स होते हैं जो कि बस अभी भी बिलियनर्स नहीं होते, बल्कि वो बहुत अरसे के बिलियनर्स होते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि उनके पास कितना 0.11% लोग आते हैं उनके पास, राइट, बट दे स्टिल सेल। अब वो अपनी जो वॉचेस है वो हर जगह बेच नहीं सकते, तो उन्होंने कुछ सिलेक्टिव स्टोर्स रखे होते हैं, उन्होंने सिलेक्टिव चीज़ें यहाँ पे होती हैं, जो लाइक सिलेक्टिव रिटेलर्स होते हैं, सिलेक्टिव मॉल्स होते हैं जहाँ पे उनके अपने अपने स्टोर्स होते हैं, या मे बी क्यू स्टोर होगा, वहाँ पे वो चीज़, जैसे कि लाइक मे बी न्यूयॉर्क स्क्वायर है, वहाँ पे कोई शॉप होगी वॉचेस की, वहाँ पे उनकी भी शायद वॉच अवेलेबल हो शायद, या मे बी स्विट्जरलैंड में कोई बड़ा कोई मॉल हो, लग्जरी मॉल, वहाँ पे उनकी कोई एक दो वॉच अवेलेबल हो। तो हर जगह अवेलेबल नहीं होती। इस तरह से फिर अब कोका कोला है, इसकी तो डेफिनेटली बहुत ही आसान है, अभी हमने ऊपर कवर अप की थी, इसकी होगी इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन। So we have an intensive distribution here. Simple as that. ठीक हो गया। तो यहाँ तक हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा खत्म हो गया। नाउ वी विल गो टू द सेकंड चैप्टर हियर। अच्छा, अब हमारे पास जो होलसेलिंग होती है उसमें हमारे पास कुछ थ्रेट्स भी होते हैं। उसमें से सबसे पहले जो हमारे पास थ्रेट है वो है टेक्नोलॉजी का। टेक्नोलॉजी का थ्रेट क्यों है? क्योंकि आपके पास यहाँ पर है, सो यू हैव दिस मैन्युफैक्चरर हियर, ओके नहीं, सो यू हैव दिस मैन्युफैक्चरर, और जो जो मैन्युफैक्चरर है वो अब आगे अपनी चीज़ बेचता है कंज्यूमर्स को डेफिनेटली। सो यहाँ पे आपके पास आ जाते हैं कंज्यूमर्स
होता ये है कि होलसेलर तो बीच में आते हैं, जिसको मैं डब्ल्यू लिख रहा हूँ। तो जो टेक्नोलॉजी है ना, वो उनको ख़त्म कर देती है। ख़त्म करने का मतलब ये है कि उनकी नीड ख़त्म कर देती है। फिर मैन्युफैक्चरर्स जो है वो ऑनलाइन या अपने आउटलेट्स के थ्रू, वैसे ऑनलाइन ही ज़्यादा इस केस में मुनासिब लगेगा, कंज्यूमर्स को बेचते हैं। नाइकी की मिसाल ले लें, एडिडास की मिसाल ले लें, तो उनकी ऑनलाइन एक वो है, उसमें आप आराम से अपना आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपकी बहुत एक अच्छी डिलीवरी के साथ आती है वो सारी सारी चीज़ें, राइट। इस तरह से मसला इनका ये आता है कि होलसेलर की जो नीड है ना, वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस डाउन हो जाता है। तो पहला जो उनको थ्रेट है वो है मैन्युफैक्चरिंग का। लेट्स क्लियर अप सम स्पेस हियर। दूसरा उनको थ्रेट है कॉस्ट कटिंग, कि ऑफ्टन टाइम्स जो कंपनीज है ना, वो चाहते हैं कि यार हम अपने एक्सपेंसेस को कम करें। और एक्सपेंसेस को कम करने के लिए वो फिर क्या करते हैं कि जो बीच में मिडिल मैन है उनको निकाल देते हैं, जो बीच में इंटरमीडियरीज हैं इनको वहां से इरेडिकेट कर देते हैं। ठीक है। तो कॉस्ट कटिंग का ये होता है कि फिर वो डायरेक्टली सेल करते हैं कंज्यूमर्स के पास अपनी आउटलेट्स के थ्रू, या मे बी ऑनलाइन डिलीवरी के थ्रू एंड सो ऑन। द थर्ड नुकसान, जो थर्ड उनको थ्रेट है, वो है रिटेलर ग्रोथ का। कि जो बड़े रिटेलर्स हैं, जिस तरह से इसमें आपको साथ जाता है वॉलमार्ट्स हो गया, वॉलमार्ट, और इस तरह से आपके पास एस्टा, आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं है, ये हो गया। इस हिसाब के पास लिडल हो गया, और कौन है, और भी आपके पास है। द पॉइंट हियर इज कि जो बड़े रिटेलर्स होते हैं, अच्छा ये आपके होलसेलर्स नहीं है, ये आपके रिटेलर्स हैं, पर ये इतने ह्यूज हो जाते हैं कि ये होलसेलर को भी हेल्प कर देते हैं। तो नॉर्मली होता ही है कि जो होलसेलर है उनके शेडो में रिटेलर रहते हैं, पर कई बार ये जो रिटेलर्स हैं ये इतने बड़े हो जाते हैं कि इनको भी यहाँ से इरेडिकेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वॉलमार्ट की मिसाल ले लें, वॉलमार्ट जो है वो इतनी ह्यूज क्वांटिटीज में डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बाय करना शुरू उसने कर दिया। तो वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बाय करता है, और इन अ ह्यूज बल्क क्वांटिटी। उनकी जो एक स्टोरेज है वो बहुत आप समझ लें मिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी सिर्फ अपनी इन्वेंटरी होती है, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया में अपने वॉलमार्ट के जो जहाँ उसके स्टोर्स है, उन्होंने उसको सप्लाई करके उसको रखना होता है। ठीक है। तो इसमें मसला यह था कि होलसेल की नीड खत्म हो जाती है। तो ये बहुत एक अपने खतरे की बात होती है, इसलिए इंडिया में वॉलमार्ट को बैन कर दिया गया था कुछ, मेरे ख्याल से वॉलमार्ट स्टेट में आ रही थी, उसे बैन कर दिया, फिर से आ गया, मुझे इसका आइडिया नहीं है। पर यह था कि शुरू में एक बिल पास हुआ था कि नहीं वॉलमार्ट नहीं आएगी, क्योंकि इसकी वजह से लोकल जो कम्युनिटी है, जिसमें होलसेलर्स जो उसकी छोटे छोटे अपना रिटेलर्स हैं, वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। बस एक बड़ा वॉलमार्ट आ जाएगा, सारों को अपना ख़त्म कर देगा। ठीक है। ये हो गया, हमारे पास 3 थ्रेड्स होते हैं हमारे होलसेलर्स के लिए। फिर हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। उन अपॉर्चुनिटीज़ में से सबसे पहला ये है कि जो होलसेलर्स है ना, उनके पास ये आप समझ लें कि उनके पास ये कैपेसिटी होती है कि दे कैन प्रोवाइड स्टोरेज, दे कैन डू द पैकेजिंग स्टफ, एंड वो आगे ट्रांसपोर्टेशन भी आराम से कर सकते हैं। तो उनके मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो सिर्फ मैन्युफैक्चर करें, वो सिर्फ प्रोड्यूस करें, अगला सारा काम होलसेलर्स कर सकते हैं। तो ये वो अपॉर्चुनिटीज है कि जिसकी वजह से दिस कैन सपोर्ट द ग्रोथ एंड द सर्वाइवल ऑफ होलसेलर्स। ठीक है। तो कहीं भी बात है कि आपने होलसेलर्स को, अगर आपने ग्रो करना है, आपने एज ए होलसेलर सर्वाइव करना है, आपने एज ए होलसेलर अपने अपने बिजनेस को सपोर्ट करना है, यू हैव टू एक्सपैंड इट। तो उसमें से सबसे पहला जो आप काम कर सकते हैं वो ये है कि यू कैन प्रोवाइड एडिशनल पैकेजिंग, यू कैन मेक अ डील विद द मैन्युफैक्चरर, एंड यू कैन आइदर प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन, आइदर यू कैन प्रोवाइड पैकेजिंग, और यू कैन प्रोवाइड स्टोरेज एंड सो ऑन। तो उसमें मैंने आपको कुछ कुछ एग्जांपल दी थी वैल्यू एडिशन की। तो उसमें हमारे पास आ जाती है पैकेजिंग, आ जाती है, क्योंकि इससे आपकी वैल्यू ऐड हो रही है ना। ये आपने फर्स्ट वीडियो के अंदर देखा होगा, हमने पढ़ा था कि वैल्यू एडिशन क्या होती है। देन यू हैव स्टोरेज, इससे आपके पास इसमें ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये सारी आपको सीधा आ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। देन यू हैव अ स्मॉल रिटेलर। स्मॉल रिटेलर का फ़ायदा ये होता है कि वो रिलाई करते हैं बड़े होलसेलर्स के ऊपर, क्योंकि वो डायरेक्टली तो मैन्युफैक्चरर से बाय नहीं कर सकते, वो तो भी सभी इतने स्मॉल हैं, दे कांट मेक सच ह्यूज बिग डील्स। तो वो फिर रिलाई करते हैं बड़े होलसेलर्स के ऊपर। तो जब तक स्मॉल रिटेलर्स एग्जिस्ट करेंगे तो उस वक्त तक होलसेलर का भी कारोबार चलेगा, क्योंकि आधे उनके जो कंज्यूमर्स होते हैं वो स्मॉल रिटेलर्स होते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक और तरीका होता है। दूसरे, बल्कि मैं आपको लिख देता हूँ, सो दे रिलाई
ऑन अच्छा जी, जो बस थर्ड अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं, स्ट्रेंथ कह रहे हैं, वो है होलसेलर्स की अंडरस्टैंडिंग, उनका नॉलेज और हाँ उनका एक्सपीरियंस डेफिनेटली। तो वो मार्केट एक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर होते हैं, तो उनको मैन्युफैक्चरर के साथ डीलिंग करना, उनको ये सब आता है, राइट। तो उसकी वजह से उनके पास प्रोडक्ट की नॉलेज, कब आ रही है, आगे की क्या सूरत हाल है, क्या प्राइसेस की बढ़ेंगी कम होंगी, तो उनको ये सारी चीज़ों का पता होता है। सो दे बेसिकली अंडरस्टैंड द लोकल मार्केट, जो कि आपके कंज्यूमर्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पास आ जाती है कुछ इनके लिए स्ट्रेंथ कि अगर आपने अपने होलसेलर्स को वो करना है, तो इन चीज़ों के थ्रू आप अपने होलसेलर्स को एक्सपैंड कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, उनके बिजनेस उनका एज अ होलसेलर यू कैन एक्सपैंड योर बिजनेस, यू कैन बिल्ड ट्रस्ट इन द कम्युनिटी एंड यू कैन सपोर्ट योर ओन सर्वाइवल। इसकी कुछ एग्जांपल्स भी हैं, पर वो फिर हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अभी हम आ जाते हैं आपके नेक्स्ट उसके ऊपर। हियर यू गो, इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर ना होता ही है हमारे पास कि अब किसी ने बेचना है, लेट्स से आपका एक आउटलेट है मे बी इन दुबई, तो यू आर अ ब्रांड बेस्ड इन दुबई। अब आपने दुबई से चीज़ें आपने बेचनी है अपनी, पाकिस्तान के अंदर भी आपने बेचनी है, आपने वो यूएसए के अंदर भी आपने जाके बेचनी है, और आपने इस तरह से मे बी अफ्रीका अपना ब्राज़ील के अंदर अपना बेचनी है आपने अपने सॉरी ब्राज़ील नहीं, अफ्रीका, ये तो सॉरी अफ्रीका तो ये है, सॉरी, खैर ब्राज़ील ये हो गया, अफ्रीका ये हो गया। देन वी हैव इन द साउथ, सॉरी इन द नॉर्थ ईस्ट एशिया, इन द साउथ ईस्ट एशिया, मे बी इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल। तो यहाँ पे अपनी चीज़ें बेचनी है, तो उन सब के लिए यू हैव टू हैव एन इंटरनेशनल ट्रेड। अब वो इंटरनेशनल ट्रेड किस तरह से होगी, तो उसके लिए हम ये करते हैं कि हमारे पास दो तरह की दो तरह के आप समझ लें कि मिडिल मैन होते हैं या इंटरमीडिएरीज होते हैं। पहले होते हैं एजेंट्स। वो एजेंट ये करते हैं कि वो आपसे चीज़ लेते नहीं है, तो आपसे चीज़ खरीदते नहीं है, बल्कि वो आपसे सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्टैक्ट करते हैं। सो दे आर कॉन्टैक्ट बेस्ड। वो आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्टैक्ट में वो आपको कनेक्ट करते हैं बायर्स और फिर सेलर्स के साथ। और इस प्रोसेस के दौरान बायर्स और जो सेलर से उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, आपने अपनी एक चीज़ सेलर तक पहुंचाई, बेच दी कि आपने, यू सोल्ड योर स्टफ एंड दे विल टेक देयर ओन कमीशन फ्रॉम यू। तो आपसे उसका कमीशन लेंगे। समझ आई? इसमें हमारे पास एक और भी एग्जांपल है, एजेंट्स हो गए या फिर हम उसको कहते हैं ब्रोकर्स भी हम उनको कहते हैं। सो यू कैन रिमेंबर दीज बोथ नेम, ब्रोकर्स या फिर एजेंट्स, दे बोथ डू द सेम स्टफ। देन वी हैव एक्सपोर्ट्स मर्चेंट। एक्सपोर्ट मर्चेंट करते ये है कि दे बाय द स्टफ फ्रॉम यू, तो आपसे वो चीज़ ले लेंगे, एंड देन दे विल सेल एट देयर ओन प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट ही उनका, आप समझ लें कि उनका सारा बिजनेस ही प्रॉफिट होता है। एजेंट्स या फिर जो ब्रोकर्स होते हैं उनका सारा सारा बिजनेस कमीशन होता है, कमीशन बेस्ड होता है उनका। पर जो एक्सपोर्ट्स मर्चेंट होते हैं, एक्सपोर्ट्स नहीं होगा, ये एक्सपोर्ट मर्चेंट होगा। एस हाँ बस यहाँ से हटा दें। जो एक्सपोर्ट मर्चेंट होते हैं इनका सारा सारा प्रॉफिट के ऊपर काम करता है। तो वो आपसे बाई करेंगे चीज़, और तो वो आगे जाके कहीं और बेच देंगे उसको। इसकी छोटी सी एग्जांपल इस तरह से कि आई रिमेंबर, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की, आई थिंक आई वाज इन फिफ्थ क्लास और समथिंग, बचपन की बात है। वहाँ पे एक मेरा एक दोस्त है, उसने बताया कि उसके कोई जानने वाले थे, वो रशिया गए पढ़ने के लिए। खैर, बिफोर टेलिंग यू दिस, जस्ट अ वार्निंग, दिस इज जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस, उसको ज़्यादा सीरियस लेके ना जाइएगा। तो वो गए अपने रशिया, और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा कि लोगों को ना निस्वार बहुत पसंद है वहाँ पे। तो वो पठान थे, निस्वार खाते थे, तो उनके जो अपने फ्रेंड्स थे रशियन, उनको निस्वार बहुत पसंद लगा। और उन्होंने फिर वैसे भी देखा कि वहाँ पे निस्वार बहुत एक फेवरेबल चीज़ मानी जाती थी उन लोगों के दरमियान, एक एक बहुत ही एडिक्टिव ड्रग है। तो उन्होंने ये किया कि गर्मी की छुट्टी में वापस आए, और एक ह्यूज क्वांटिटी की तरह निस्वार लेके चले गए। अब आई डोंट नो किस तरह से वो लेकर गए, पर द पर्पज हियर इज कि उन्होंने जाके अपना निस्वार वहाँ पे जाके बहुत, लाइक आप समझे कि कोई बीसों गुना ज़्यादा उसको उसकी कीमत करके बेचा। सो द सेम निस्वार जो कि आपको यहाँ पे 10-20 रुपए का मिल रहा है, वो वहाँ उन्होंने जाके 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के उसको बेचा।
सो ही मेड एन एक्सपेंसिव ड्रग. हुआ क्या था कि उन्होंने दे बाय द लाइक ही बॉट द स्टफ फ्रॉम हियर बट ही सोल्ड इट एट देयर ओन प्राइस देयर. तो सिंस वो वहाँ पे चीज़ पाई नहीं जाती उस तरह से, तो लोगों ने उनकी प्राइस पे ले ली, क्योंकि वहाँ पे कोई और चीज़, वहाँ पे कोई और वो लाइक कोई बंदा ही नहीं था जो कि इंसान बेच रहा हो कोई और. ठीक हो गया. तो इस तरह से वापस होते हैं एक्सपोर्ट मर्चेंट. खैर, डोंट ट्राई दिस एट योर होम. मेक श्योर योर पेरेंट्स आर इन्वॉल्व इवन इफ यू वांट टू ट्राई. दे विल गाइड यू ऑन इट. इसमें बस नेक्स्ट आ जाती है. इसमें एक और चीज़ है, एजेंट्स अपना ब्रोकर्स एजेंट्स और एक्सपोर्ट मर्चेंट के बाद हमारे पास कुछ होती हैं जो कि गवर्नमेंट के थ्रू करते हैं. गवर्नमेंट की ना, यहाँ पे आपके वैसे सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट जस्ट इन केस आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको उसका आंसर नहीं आ रहा, पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर यू कैन राइट दिस. इस पर भी आपको मार्क मिल जाएंगे. उसमें होता है कि जो गवर्नमेंट है वो आपको दिलाती है डील्स. तो गवर्नमेंट के थ्रू आप डील्स करते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट का फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट अपना कमीशन लेती नहीं है. तो सारा का सारा आपकी कॉस्ट नहीं बनते, आप अपना जो आपकी कीमत है आप उसी पे आगे जाके बेचते हैं. गवर्नमेंट की जो रेपुटेशन है, उसकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और जो उसकी इंटरनेशनल डील्स हैं वो उसकी बढ़ जाती है. तो जो मेड इन चाइना वाला हमारा स्टफ पूरी दुनिया में, मेड इन चाइना का जो स्टफ है वो पाकिस्तान में अपना पूरी दुनिया में फिर रहा है. तो वो इसी तरह से ही होता है कि वो डील्स बनाते हैं, ट्रेड यूनियंस होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती हैं कि जिसके थ्रू एक कंट्री की चीज़ें ज़्यादा एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाती हैं. तो दैट इज़ क्वाइट फेवरेबल फॉर कंट्रीज, क्योंकि एक्सपोर्ट आपकी बढ़ने की तो रेवेन्यू आता है. वो एक बात है कि आपको जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो इंस्टेबल हो जाता है. पर दैट्स अनदर लॉन्ग स्टोरी जो कि फिर इंशाल्लाह बाद में आपके आगे चैप्टर में आ रही है, उसको फिर बाद में कवर करेंगे. तो यहाँ तक हमने 3 चीज़ आपको आनी चाहिए. आपके यहाँ तक एक एंटायर यूनिट हो गया. पहली चीज़ जो कि आपको आनी चाहिए, दैट शुड बी द रोल ऑफ होलसेलर इन द चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये आपको आना चाहिए. Secondly, you should know the functions and services of a wholesaler, right? Thirdly, you should know कि intermediaries वो कौन होते हैं और आपस किस तरह के टाइप्स होते हैं, वो करते क्या है. सिंपल एज दैट. तो ये 3 चीज़ें थी आपकी उसके अंदर. नाउ लेट्स मूव टू योर पास्ट पेपर्स. मैंने इसमें सिर्फ 15 ही निकाले, ज़्यादा नहीं निकाले मैंने. Okay, so what's the main role of a wholesaler in the chain of distribution? तो आप इस तरह से करें कि for each question आप उसको पॉज करें वीडियो को, और पॉज करके you can find your own answer and then inshallah I will tell you. और आई होप आपका आंसर मिल गया होगा. इसका आंसर होगा बी. क्यों? क्योंकि होलसेलर जो होता है उसका काम ही होता है कि उसने स्टोरेज करनी होती है, उसने आगे रिटेलर्स को, अपने से छोटे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको उसने चीज़ बेचनी होती है, या फिर कंज्यूमर को उसने बेचनी होती है. तो सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर ये इसका प्राइमरी काम नहीं है. वो डायरेक्टली कंज्यूमर को नहीं बेचता. वो उसमें रिटेलर्स भी आते हैं. इनको हमने एज अ टाइप ऑफ कंज्यूमर रखा था, पर ये मैंने उसको गलत किया. ये एज अ टाइप ऑफ कस्टमर है, कंज्यूमर नहीं है. तो इसका आंसर बी होगा. सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि डेफिनेटली दे कांट मेक एनीथिंग. एंड डी इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनके पास वो ताकत नहीं होती कि वो बीच में मिडिल मैन को निकाल दें. ये खुद एक मिडिल मैन होते हैं. अच्छा, which pattern of distribution is used when a manufacturer directly sells goods to consumers through its own website? So we have directly here, तो definitely इसका आंसर होगा बी. एक मिनट क्या कर दिया, इसका आंसर बी होगा. सिंपल है, बहुत ही आसान था ये वाला. अच्छा, तीसरे को बनाते हैं. Why do manufacturers often rely on wholesalers? बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है. इसका आंसर आप सोचें. इसका आंसर होगा बी अगेन. उसकी वजह ये है कि दे हैव टू स्टोर, दे हैव टू ट्रांसपोर्ट, दे हैव टू मेक श्योर कि जिनकी लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स हैं वो उन्हीं के पास ही उनकी इन्वेंट्री में ना पड़ी है, कि जिसकी वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उसकी मेंटेनेंस की, उसकी स्टोरेज की, उसकी ट्रांसपोर्टेशन की. तो इसलिए उसको निकालते हैं. तो दैट्स व्हाई दे ऑफ्टन रिलाई ऑन होलसेलर्स. हमने पढ़ा था ना कि मैन्युफैक्चरर्स को क्या फ़ायदा होता है, तो हमने 3 फ़ायदे पढ़े थे, तो उसमें से ये सारे आ जाते हैं. रिटेल प्राइस ये इनका बस की बात नहीं होती मैन्युफैक्चरर्स की, ना ही ऑफर डिस्काउंट ये भी उनकी बस की बात नहीं होती होलसेलर्स की, और ना ही रिड्यूस कॉम्पिटिशन. दे कांट डू दिस. तो ये 3 चीज़ें नहीं हो सकती. अच्छा, व्हाट इज़ द की रीज़न फॉर द एलिमिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट होलसेलर्स? बहुत आसान है ये वाला. इसका आंसर बी अगेन. सारा आंसर बी क्यों आ रहे हैं? अच्छा, इसका आंसर बी इसलिए है क्योंकि मैन्युफैक्चरर जो होते हैं वो जब बड़े रिटेलर्स को बेचते हैं तो बीच में से होलसेलर का काम ही खत्म हो जाता है. राइट. तो अगर ए को देखें तो ए कह रहे हैं इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी ऑफ कैश एंड कैरी स्टोर्स. ठीक है, दैट्स अनदर पॉइंट, पर ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है. ये कैश एंड कैरी स्टोर्स जो हैं ये भी बेसिकली रिटेलर्स ही होते हैं.
सिर्फ उसकी एक स्पेसिफिक टाइप होती है। ठीक है, तो 20 खास सही बनते हैं, क्योंकि हम सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप के बारे में बात नहीं कर सकते, हमने ओवरऑल जनरली बात करनी है कि क्यों एलिमिनेशन होती है इंडिपेंडेंट होलसेलर्स की। अच्छा, सी कह रहे हैं कि रिटेलर्स आफ्टर ऑफरिंग मोर कॉम्पिटिटिव प्राइसेस देन होलसेलर्स। बहुत रॉन्ग, बहुत रॉन्ग। होलसेलर्स की प्राइसेस ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होती हैं एज कम्पेयर टू रिटेलर्स। देन यू हैव अबाउट डी डी कह रहे हैं कि होलसेलर्स फेलिंग टू ऑफर बल्क परचेजिंग ऑप्शंस। वेल, ये सबसे हो नहीं सकता, क्योंकि होलसेल का काम ही होता है कि उन्होंने बल्क में बेचना होता है। अच्छा, अब आते हैं 5 के ऊपर। विच फैक्टर एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ इंडिपेंडेंट होलसेलर्स। बहुत आसान है ये, इसका आंसर होगा आपके पास ए। फाइनली कोई और तो आंसर आया। इसमें इसलिए होता है क्योंकि डिपेंडेंस आपकी हो जाती है स्मॉल रिटेलर्स के ऊपर, और उसकी वजह इन्होंने यहाँ पे बताई फर्स्ट स्टॉप। जब तक आपके पास ये डिपेंडेंस नहीं होगी, उस वक्त तक आपका होलसेलर का बिजनेस नहीं चल सकता। अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज भी हो जाए, तो इससे आपको कोई फर्क, आप जो आपके होलसेलर्स हैं उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से उनको कोई फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिटेलर्स की अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिड्यूस हो रही है, तो वो उनका फायदा हो रहा है ना। आपको तो उसमें तो कुछ वो नहीं है, उसमें कोई लेना देना। अच्छा, अब 6 के ऊपर आ जाते हैं। वट इज वन फंक्शन ऑफ होलसेलर्स फॉर रिटेलर्स। बहुत ही आसान भी अगेन। वाई? वेल, एक कह रहा है कि प्रोवाइडिंग डिटेल्ड प्रोडक्ट डिजाइन स्पेसिफिकेशन, ये सारा काम होता है आपके पास मैन्युफैक्चरर का। राइट, तो अभी हम बात करें कि होलसेलर्स ने रिटेलर्स को क्या चीज़ आगे उन्हें देनी होती है। तो ही सो दे ऑफर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एज पर डिमांड। जो भी डिमांड है, अगर आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा की तो आप बल्क क्वांटिटी की तो ले सकते हैं, तो अगर आपकी ज़्यादा है सो यू कैन बाय इन बल्क। तो आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। मैन्युफैक्चरर्स के पास यू कांट बाय इन स्मॉल क्वांटिटी। आप बोलते हैं यार मुझे एक चिप्स का पैकेट दे दो, वहाँ पर तो एक लाइन ऑफ प्रोडक्शन लगी होती है, और वो पैकेज हो रही होती है अपना कार्ड, अपना क्या कहते हैं उसको, क्रेट्स के अंदर, और क्रेट्स के फिर आगे जाके कंटेनर्स के अंदर एंड सो। तो वहाँ से भी एक निकाल के नहीं आपको दे सकते। सी कह रहे कि हैंडलिंग कस्टमर कंप्लेंट्स, ये भी इनका काम नहीं है। डी कह रहे कि ऑर्गेनाइजिंग प्रमोशनल इवेंट, कम ऑन मैन, दैट्स सो स्टूपिड। ओके, सो 7, हाउ डू होलसेलर्स बेनिफिट मैन्युफैक्चरर्स। अब हमने बात करनी है कि होलसेलर्स अपने जो उनके ऊपर जो बेनिफिशियर जो होते हैं मैन्युफैक्चरर्स, उनको किस तरह से फायदा पहुंचाते हैं। इसका आंसर होगा सी। वाई? क्योंकि उनकी मार्केट रीच इंक्रीज कर रहे हैं। ये हमने पढ़ा था कि क्या फ़ायदा, तो उसमें से एक फ़ायदा ये भी था, डिस्काउंट भी नहीं होता, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होता कंज्यूमर सर्विस का, अपना कस्टमर सर्विस का। पता नहीं मैं क्यों कस्टमर और कंज्यूमर्स को आपस में मिला रहा हूँ। नीड फॉर डायरेक्ट मार्केट रिसर्च, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन एक्सपोर्ट मर्चेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड। फाइंड योर आंसर। इसका आंसर फिर से भी है। उसकी वजह ये है, एक कह रहा है कि फाइंडिंग ओवरसीज बायर्स फॉर द मैन्युफैक्चरर्स। ये काम जो था, ये होता था हमारे पास एजेंट्स का, या फिर ये करते थे काम हमारे ब्रोकर्स, या जो गवर्नमेंट की डील्स होती हैं, गवर्नमेंट ट्रेड डील्स कह लें उनको, वो। ठीक है, तो ये उनका काम है, ये एक्सपोर्ट मर्चेंट्स का काम नहीं है। परचेजिंग गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स एंड सेलिंग देम अब्रॉड एट देयर ओन प्रॉफिट, एट देयर ओन प्रॉफिट, येप। सी कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, नप, ये भी नहीं है विद इन अ कंट्री। ये ट्रांसपोर्ट का काम जो होता है, ये फिर ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनीज होती हैं वो करती हैं, तो ये भी नहीं है। डी कह रहा है कि प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस, नोप। क्वेश्चन नंबर 9, विच इंटरमीडियरी कनेक्ट्स बायर्स एंड सेलर्स फॉर अ कमीशन विदाउट टेकिंग ओनरशिप ऑफ गुड्स। बहुत उसने एक अच्छी डेफिनेशन दी है ऑफ अ ब्रोकर। होलसेलर ये काम नहीं करता, एक्सपोर्ट मर्चेंट जो होता है वो अपना कमीशन नहीं रखता, वो ओनरशिप लेता है चीज़ों की, और अपने प्रॉफिट पे चीज़ों को बेचता है। मैन्युफैक्चर डेफिनेटली उसका काम ही नहीं है अपना कमीशन लेना और ओनरशिप लेना। ओके, सो विच टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज मोस्ट सुटेबल फॉर लग्जरी ब्रांड्स। बहुत आसान, सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसकी देखा था कि क्यों। वाई डू स्मॉल रिटेलर्स डिपेंड ऑन होलसेलर्स। इसका आंसर होगा बी। उसकी वजह यह है कि रिटेलर्स दे कांट बाय इन बल्क डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स। हमें ये पता था कि रिटेलर्स छोटे होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि लार्ज, अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा कि आपके सिलेबस में रिटेलर्स जो है वो लार्ज रिटेलर्स की बात नहीं कर रहे, अनलेस और अनलेस उन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है।
तो फिर तो लार्ज ट्रेडर्स होंगे, बट इफ दे हैव स्पेसिफाइड, फिर वो सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स हैं, एंड जो रिटेलर्स होते हैं दे आर सपोज टू बी स्मॉल। तो जो वॉलमार्ट हो गई, ये कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, ठीक है। देन वी हैव 12। अच्छा, इसका देख लेते हैं आंसर्स। ए कह रहा है कि होलसेलर्स दे ऑफर लोअर रिटेल प्राइसेस। ये ठीक है, मगर इसकी वजह से स्मॉल रिटेलर्स जो हैं वो डिपेंड नहीं करती इनके ऊपर, क्योंकि जो लोअर रिटेल प्राइसेस हैं वो अपनी क्या कहते हैं, इनको तो डेफिनेट का फ़ायदा तो होता है, मगर अभी हम यहाँ पे बात करें डिपेंड करने का, तो सब इसी वजह से इनको ऊपर डिपेंड नहीं करते। जो अपना फैक्ट्रीज हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो इससे भी कम लो रिटेल प्राइस पे देती हैं चीज़ों को, मगर रिटेलर्स उनसे बाय नहीं कर सकते। तो दैट इज़ वाई उनके लिए मजबूरी होगी कि वो इनसे पहले बाय करें। तो ये होती है डिपेंड करने की डेफिनेशन आ जाएगी इसके अंदर। सी कह रहे हैं कि होलसेलर्स हैंडल कस्टमर कंप्लेंट्स फॉर रिटेलर्स। बहुत गलत, ये कहीं से नहीं होता। रिटेलर्स डू नॉट हैव एक्सेस टू डायरेक्ट ट्रांसपोर्टेशन, बिल्कुल नहीं। Question number 12. What is one reason a wholesaler might fail to survive in the market? अब यहाँ पे हमने बात करनी है, वो जो 3 थ्रेड हमने पढ़े थे ना, वो तो इसका आंसर होगा आपके पास सी, कि आपकी जो रिटेलर्स हैं उनकी डिपेंडेंस ही खत्म होगी होलसेलर्स के ऊपर, तो उनका पूरा पूरा बिजनेस ही डाउन हो जाएगा। एक कह रहा है कि स्पेशलाइजिंग इन सिंगल प्रोडक्ट कैटेगरी, होलसेल अगर ये काम करेगा तो फिर भी गिरेगा, मगर इतना नहीं गिरेगा। उसका सिर्फ एक फंक्शन खत्म हो जाएगा, जो कि उसका एक फंक्शन है वैरायटी। तो सिर्फ उसका एक फंक्शन खत्म होगा, उसका उसकी सर्वाइवल दो, उसकी जो सर्वाइवल है वो उसकी खत्म नहीं होगी। लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज, वेल ये भी हो सकता है, मगर अभी हम यहाँ पे बात करें माइट फेल टू सर्वाइव इन द मार्केट। मार्केट का मतलब ये हुआ कि आपके पास डिमांड एंड सप्लाई की आपने बात करनी है। मार्केट हमेशा बनती है दो चीज़ों से। सो यू हैव डिमांड फोर्सेज, यू हैव सप्लाई फोर्सेज। इस चीज़ का अपने खास ख्याल रखते हैं कॉमर्स के देश के बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टोरेज फैसिलिटीज, उनकी प्रोडक्शन क्या, उनकी ट्रांसपोर्टेशन क्या, उनके पास कितने एम्प्लॉयज, उनके साइज कितना, उनकी सेल्स कितनी है, उनका रेंट कितना है, उनकी कॉस्ट कितनी है, हमने उस चीज़ को बिल्कुल नहीं देखना अभी। नाउ वी जस्ट हैव टू लुक फॉर डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस। डी कह रहा है कि फेलियर टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एफिशिएंटली, उनका काम ही नहीं ट्रांसपोर्ट करना ऐसा से, उन्होंने सिर्फ आगे चीज़ें लेके आप अपने लेके वापस आनी होती है, ठीक है। Then we have 13. What is the primary advantage of using selective distribution? इसका सॉरी, इसका आंसर बनेगा सी। क्यों बनेगा इसका सी आंसर? द ब्रांड मेंटेन्स एक्सक्लूसिविटी एंड कंट्रोल, सिंपल एज दैट। आपको अपने आप को एक्सक्लूसिव दिखाना होता है, तो इसलिए यू हैव टू मेंटेन योर ओन इमेज। 14. विच सर्विस, ये मोनोबिली बोल रही है, विच सर्विस इज मोस्ट लाइकली टू बी प्रोवाइडेड बाय अ होलसेलर टू मैन्युफैक्चरर्स। बहुत आसान है इसका आंसर ए। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको, उनकी अपनी रिसर्च तो होती है डेफिनेटली, पर उनको पता नहीं होता कि भाई कंज्यूमर्स की क्या डिमांड है, कंज्यूमर किस तरह से चीज़ों को बाय करें। उनके मैन्युफैक्चरर की डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता डिमांड के साथ, डिमांड के साथ होलसेलर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। तो होलसेलर को ज़्यादा पता होता है कि भाई आजकल डिमांड क्या चल रही है, किस चीज़ की लोग ज़्यादा नीड महसूस कर रहे हैं, किस चीज़ को लोग ज़्यादा ऑप्ट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू सम अदर, ठीक है। तो डायरेक्ट रिटेल सर्विस जो है ये रिटेलर का काम होता है, ना कि होलसेलर का। तो यहाँ से खत्म हो जाएगा। ऑफरिंग क्रेडिट फैसिलिटीज टू कंज्यूमर्स, नोप, ये काम भी रिटेलर्स और फिर होलसेलर का काम होता है। मैन्युफैक्चरर ये काम नहीं करता, वरना उसको तो फिर खाते खुल जाते क्रेडिट्स के, उसको फिर अपने अकाउंट्स अपना रखने पड़ते, ठीक है। डी कह रहा है ऑर्गेनाइजिंग ओवरसीज ट्रेड, कम ऑन मैन, एग्जीबिशन का काम, ये सारा कुछ करना इन्हीं का काम नहीं होता। ओके, लास्ट वन, हाउ डज अ ब्रोकर असिस्ट इन इंटरनेशनल ट्रेड? बहुत ही आसान है, टेक योर टाइम। इसका आंसर होगा बी। वो बायर्स और सेलर्स के बीच में डील रखता है और उसकी वजह से दे अर्न अ कमीशन, और यही तो उनका अपना प्रॉफिट होता है उनका, ठीक है। ना तो वो स्टोर कर सकता है गुड्स को, ना वो, ये जो होता है ये काम होता है आपके पास एक्सपोर्ट एजेंट्स का। तो यू हैव एक्सपोर्ट एजेंट्स, वो ये काम करते हैं। बाय क्रिएटिंग एंड इन्फोर्सिंग एक्सपोर्ट पॉलिसीज, ये होता है आपके पास गवर्नमेंट ट्रेड डील्स, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया हमारे पास अलहमदुलिल्लाह 5 अपना लास्ट 15 हमने क्वेश्चन कर लिए। अब हमारे पास रह जाएंगे इसके बकिया
अबाउट 30 नहीं बस देते हैं 25 के करीब फर्दर MCQs। तो आपके पास पेपर 1 के अंदर यू हैव 40 MCQs। तो अभी हमने सिर्फ सिर्फ 15 किए, बाकी या फिर आप लोग इसके पास की प्रैक्टिस जारी रखिएगा अपने साथ साथ, और कोशिश करके इफ़ यू कैन फाइंड टॉपिकल तो आप वो कर लें, इफ़ यू कांट तो कोई बात नहीं, अभी हम इसके आखिर में टॉपिकल्स करेंगे इंशाल्लाह। जब हमारा सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा तो वंस वी विल डू टॉपिकल्स, या फिर वी विल डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम ईयरली, तो वो इंशाल्लाह बात की बात है। फिर फॉर दो स्टूडेंट जो कि अभी यूनिट 4 ख़त्म हो गए तो दे वांट टू डू टॉपिकल, तो वो या तो फाइंड कर लें, कांटेक्ट कर लें मुझसे, मैं उनको कुछ टॉपिकल प्रोवाइड कर दूंगा, या फिर वो फिजिकली बाय कर लें कहीं सी भी अपने नज़दीकी बुक स्टोर से। खैर, तो हमारा यूनिट 4 कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के अंदर कल परसों तक इंशाल्लाह यूनिट 5 भी आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी प्रोग्रेस को वापस रिज्यूम करते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम रोज़ाना एक यूनिट को ख़त्म करें रोज़ाना। तो अब वो आप लोगों की सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी सपोर्ट दिखाते हैं। इफ़ यू गाइस डोंट शो सपोर्ट देन डेफिनेटली मेरे भी मोटिवेशन कम हो जाएगी, राइट? सो कीप द सपोर्ट अप, कीप योर स्पिरिट्स अप। इंशाल्लाह हम उसको जितना जल्दी कवर अप कर सकते हैं उसको इंशाल्लाह कवर अप करेंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।